नमस्कार। आप सभी का स्वागत। आज का जो मुद्दा रहने वाला है वो स्कूली शिक्षा से जुड़ा रहेगा। अब 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति भी आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो स्कूल फीस है, जो आज की डेट में सबसे बड़ा समस्या बन चुकी है पेरेंट्स के लिए, और साथ साथ स्टूडेंट जो है, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए भी समस्या बन चुकी है कि भाई पढ़ाई कैसे हो। और अब पढ़ाई अगर होगी तो उसकी फीस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा। पेरेंट्स भी नाराज हैं स्कूल से कि भाई आप फीस क्यों मांग रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, घर बैठे बच्चों ने पढ़ाई की है, और उसमें भी जो पढ़ाई हुई है वो भी खैर सबके सामने है कि एक वर्चुअल तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है छात्रों को। और हालांकि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी निकल कर आए हैं, पेरेंट्स खुद बताते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं एक समस्या जो है वो स्कूलों के सामने भी बनी हुई है। अब स्कूलों के सामने क्या समस्या है? स्कूलों के सामने ये समस्या है कि भाई जो छात्र हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक है, उनसे फीस कैसे ली जाए। क्योंकि अभिभावक का साफ कहना है कि भैया स्कूल नहीं तो फीस नहीं। अब समस्या ये खड़ी होती है कि स्कूल कैसे अपने जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह दे पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन का जो पीरियड है, ये पिछले जो 3 से 4 महीने निकले हैं, ये बड़े ही कष्टदायक रहे हैं, खासकर स्कूल को। स्कूलों की जो समस्या है उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने भी उस पर संज्ञान लिया, और उनको ये भी कहा गया कि आप स्कूल की फीस दें। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो छात्रों के सामने आई है कि पढ़ाई का जो तरीका है, क्या वो उसमें कंपेटिबल फिट हो रहे हैं, कंपेटिबल है उनके लिए या नहीं। इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे। पीके राघव होंगे, सर्वोदय प्रभात पार्टी से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनु शुक्ला ये भी हमारे साथ होंगे। गिरीश भी है, पत्रकार है, हमारे साथ होंगे, वो भी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल अनु शुक्ला से रहेगा। अनु शुक्ला जी, जो अब शिक्षा नीति तो आपने बना दी नहीं, लेकिन जो पुरानी शिक्षा नीति है वो तो कंपेटिबल हो। एक ऑनलाइन पढ़ाई का जो सिस्टम है, वो जो पूरा डिस्प्यूट चल रहा है स्कूल का, स्कूल फीस को लेके पेरेंट्स का और स्कूल का, अभिभावकों का, उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो बच्चों की पढ़ाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल। देखिए अंशुल, निश्चित तौर पर अगर हम नो स्कूल नो फीस मूवमेंट से पहले नई शिक्षा नीति पे बात करें तो जो आम लोगों को जो अभी तक समझ आया है वो केवल इतना कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, जो इस सरकार का एक एक फेवरेट काम है, रिफॉर्म हुआ है। नाम को बदल देना। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि नई शिक्षा नीति में एक अच्छी बात ये भी रही कि स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास नई शिक्षा नीति में किया गया है। स्कूलों से स्थानीय स्तर के जो लेखक हैं, विद्वान हैं और हम्म। कारीगर हैं, आर्टिस्ट हैं, अपने अपने क्षेत्र में पारंगत लोग हैं, वो अगर स्कूल के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों को फायदा होगा। लेकिन अभी वो दूर की कौड़ी है। अभी तो फिलहाल स्कूल ही नहीं खुल पा रहे हैं। जो लॉकडाउन 3 की जो गाइडलाइंस आई है, 31 अगस्त तक फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी जो है बच्चों के साथ तो है ही। छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, पहली बार उनका एक्सपीरियंस है वर्चुअल क्लासेस अटेंड करने का। इससे उनकी आंखों को लेकर तमाम समस्याएं भी आ रही हैं, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और जो पढ़ रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी समस्या अभिभावकों के साथ आई है। पूरे देश के गार्जियन उसमें शामिल हैं। जब एक सर्वे ये बताता हो कि 18 करोड़ लोग इस दौरान बेरोजगार हो चुके हों, उनमें निश्चित तौर पर ये ज्यादातर गार्जियंस ही होंगे जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। ऐसे में बिना स्कूल अटेंड किए बच्चों की फीस भरना ज्यादातर पेरेंट्स के लिए बहुत भारी पड़ रहा है और इसके और भी तमाम साइड इफेक्ट हैं, दूसरे रूप देखने को मिल रहे हैं। अंशुल, तमाम जगह पर अभिभावकों ने प्रोटेस्ट किया। आगरा, गोरखपुर समेत तमाम जगह पर कोर्ट भी जाने का मन बनाया है। लेकिन तमाम हम्म। प्रोटेस्ट करने के बावजूद, जगह जगह विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद, सरकार के द्वारा या जो एक बॉडी है जो स्कूल की मॉनिटरिंग करती है, उसके द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया या ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया जिससे गार्जियंस की जो ये समस्या है वो उसका कुछ टेम्परेरी समाधान हो पाए कम से कम। जी ठीक है। लेकिन पीके राघव भी हमारे साथ है, उनसे ये बात कर ले। पीके राघव, एक अगर हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा जो हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने एक डिसीजन दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल है, उनके पास उनके पास पावर है कि वो बच्चों से वार्षिक शुल्क, ट्रांसपोर्ट फीस और बिल्डिंग चार्ज, जो दूसरी तमाम दूसरे चार्जेस रहते हैं फीस के साथ जो जुड़े रहते हैं,
उनको वसूलने की इजाजत दे दी है। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल मालिक है उनकी बल्ले बल्ले दोबारा से हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो अभिभावक है वो फिर कंफ्यूजिंग वाली स्थिति में आई, क्योंकि काम नहीं है, धंधा नहीं है, लेकिन स्कूल का जो मीटर है वो लगातार चालू है। हेलो अंशुल जी, जी मैं आपको बात जी बताऊं, प्राइवेट स्कूल में दो कैटेगरी है। एक जो कैटेगरी जी आती है वो 5th क्लास तक के, 8th क्लास तक के जो स्कूल्स हैं, एक वो कैटेगरी आती है। और एक कैटेगरी आती है जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मोस्टली जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे बने हुए हैं, जो उन्हें लीज पे मिली हुई है बहुत मिनिमम अमाउंट में, और जबकि उनके चार्जेस और उनकी फीसें सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, दो चीजें हैं। जो छोटे स्कूल्स हैं उनको चलाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी फीसें बहुत कम होती है और लोकल एरियाज में ज्यादा होते हैं। उनके लिए टीचर्स की सैलरी निकालना भी मुश्किल होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि वो 2 4 6 महीने की सैलरी ना दे पाए। हाई कोर्ट ने कहा, उनको रिलीफ दे दिया स्कूल्स को। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने सुना है कि उन्होंने कह दिया कि आपको ट्यूशन फीस तो देनी पड़ेगी, क्योंकि टीचर्स की सैलरी देनी है। लेकिन टीचर्स की सैलरी से ज्यादा जो फंड अभिभावकों से लिया जाता है, बिल्डिंग फंड, एनुअल चार्ज और एक्टिविटी चार्ज, मैं आपको लिस्ट बताऊंगा तो कम से कम 10 ऐसे चार्ज हैं जो कि टीचर की सैलरी से बहुत अलग होता है, और उनका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो 2 4 6 महीने ऐसी महामारी में आना, स्कूल को हैंडल करना कोई बड़ा इशू नहीं है। सारे स्कूल्स कर सकते हैं, लेकिन वो मनमानी चल रही है कि सरकार कुछ एक्शन ले नहीं रही। नहीं, सरकार ने एक्शन लिया ना, 34 साल बाद अपना शिक्षा नीति है तो बदलाव लेकर आई है, बहुत सारे फीचर्स उसमें डाले हैं। चलिए ठीक है राघव जी, हमारे साथ गिरीश है। जी जी राघव, ब्रेक हो रही है। राघव आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ठीक है, मेरे पास गिरीश है हमारे साथ, पत्रकार है। गिरीश जी, आप कौन से तरीके से देखते हैं जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तनातनी चल रही है अभिभावकों के बीच में, स्कूल का जो प्रशासन है उसके बीच में, कहीं ना कहीं फीस तो छात्र रहा है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। कभी कहते हैं कि अगर आप फीस नहीं दोगे तो हम आईडी पासवर्ड नहीं देंगे ऑनलाइन क्लासेस का, कभी कहते हैं कि आपका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा अगर आप फीस आपको देनी पड़ेगी, कभी 3 महीने की फीस देनी पड़ेगी, कभी आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बिल्डिंग रेनोवेशन का चार्जेस हटा के आपको देंगे। कंफ्यूजिंग वाली जो स्थिति बनी हुई है, ये जो सिनारियो तैयार किया गया है, क्या आपको लगता है इस बीच में जो नई एक शिक्षा नीति आई है, क्या अभिभावक उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे? क्योंकि फिलहाल जो पिछले 4 महीनों में जो हुआ हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जो मैं बात करूंगा, क्या आपको लगता है कि जो अभिभावक हैं वो जो नई शिक्षा नीति है उसके साथ एडजस्ट हो पाएंगे, क्योंकि पुरानी वाले के साथ तब तक एडजस्ट नहीं हो पाए? देखिए अंशुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। और देखिए, आप आज का जो मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जो वर्तमान की स्थिति है, स्कूल्स और जो आपके अभिभावक हैं उनके बीच जो मतलब जो तनातनी की स्थिति बनी है उसके बारे में कहना चाहूँगा। देखिए, मैं भी मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी सेम इसी स्थिति से गुजर रहा हूँ कि पिछले 4 महीने से स्कूल्स वगैरह बंद पड़े हैं, और जो पढ़ाई वगैरह है वो ऑनलाइन ही मतलब वीडियो वगैरह भेज देते हैं, वो फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4 महीने से जो कोविड-19 जो महामारी है, इससे देश के 99% लोग प्रभावित हैं। जब वो इतनी बड़ी मात्रा में लोग प्रभावित हैं, उनके आय के धंधे बंद हो गए हैं। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, किसी की कपड़े की शॉप है, वो 4 महीने से बंद पड़ी है, तो उसके पास तो 4 महीने से कुछ पैसे की अर्निंग नहीं हुई है, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। और ऐसी बात करें, कुछ मेडिकल स्टोर वगैरह हैं, दवाई का काम करते हैं, उनके पास प्रॉपर पैसे आ रहे हैं, तो स्कूल्स वगैरह ये सोच रहे हैं, ये बड़े बड़े जो स्कूल खोल के बैठे हैं, ये इनको क्या करें बताइए आप? जी अब वो तो नहीं करेंगे ना, उनके साथ तो सरकार भी उनका साथ देती है। अब आप चाय बेचते हैं, आप छोटी सी दुकान करके बैठे हैं, तो आपकी टेंशन है ना, सरकार की थोड़ी नहीं। सरकार को तो देखिए जो शिक्षा माफिया बैठे उनका पेट भरना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उसमें इका नहीं है। अगर सपोज दैट किसी स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से अगर 20 पेरेंट्स पैसे जमा कर रहे हैं, तो बाकी स्कूल मैनेजमेंट सोचेगा कि बाकी लोग भी पैसे जमा कर देंगे। अगर पूरे एसोसिएशन एक हो और मतलब यूनिटी दिखाएं, तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट को झुकना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि जब देश के 99% लोग प्रभावित हैं, हर किसी के आर्थिक हालात गड़बड़ाए हुए हैं,
तो ऐसी स्थिति में क्यों ना स्कूल्स भी अपनी फीस थोड़ी कम करें, क्योंकि देखिए जो हमारे मेरे ब्रदर अनुज शुक्ला जी ने सवाल उठाया कि स्कूल्स वगैरह बंद पड़े हैं, उनकी फीस हम्म, वगैरह देनी होती है। तो देखिए जब सारे लोग प्रभावित हैं, सैलरी में डिडक्शन हो रहा है, तो स्कूल्स के फीस वगैरह हम्म, के जो टीचर वगैरह हैं उनके लिए सैलरी देने के लिए थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसी जो विपरीत जी। परिस्थितियां हैं, आपको सरवाइव करना है। ऐसा थोड़ी है कि आपकी जो लग्जरी लाइफ जीनी है। तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम पर सेटिस्फाई होना है और अपना खर्चा चलाना है और सारी चीजों को मैनेज करना है। और स्कूल मैनेजमेंट को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल रवैया अपनाना चाहिए, जिससे कि गार्जियंस पर भी प्रभाव ना पड़े, क्योंकि देखिए पहले से ही लोग बहुत सारे प्रभावित हैं और आर्थिक हालात डगमगाए गए हुए हैं। जी अंशुल। गिरीश, आपने जो बात कही वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो नीतियां हैं, ये जो सरकार का जो रवैया है, ये एक हर स्टेट वाइज के हिसाब से है? दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पे उनको कहा गया है कि भाई आप अपनी फीस में थोड़ी रियायत कीजिए, आप अपने जो चार्जेस है उनको कम कीजिए, क्योंकि पढ़ाई भी ऑनलाइन चल रही है, फीस भी आपको कम ही देनी है। लेकिन दिल्ली से सटा हरियाणा है, वहां पर उनको कह दिया है कि आप पूरी फीस वसूल कीजिए अभिभावकों से। तो कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजिंग वाली जो स्थिति है, इसमें जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स की क्या स्थिति है? क्योंकि आपने बताया आप तो खुद एक पेरेंट है, आप खुद एक प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, खासकर पत्रकार है, तो आपका दर्द हम अच्छे से समझ ही सकते हैं कि पत्रकारों की क्या स्थिति है, नौकरी की क्या स्थिति है। तो आप उस सिनारियो में एज ए फादर, एज अ पेरेंट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से? देखिए मैं सरकार की तरफ से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सरकार को इस मामले में इंटरफेयर तो करना चाहिए। और देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में हम्म, पहुंचा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं वही रवैया ढीला ढाला अपनाया है। तो अगर सुप्रीम हम्म, कोर्ट प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे कि देखिए देश के लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं हम्म, और गार्जियंस तो कुछ ज्यादा प्रभावित हैं, स्कूल्स खोल नहीं रहे हैं, और आपके जो हम्म, कूलर पंखे वगैरह का जो खर्चा होता है वो भी बंद पड़ा है, बच्चे घर में पड़े हैं। तो जब ये जो एक्सपेंडिचर होता है वो बंद पड़ा है, तो जो फीस वगैरह के लिए स्कूल बोल रहे हैं, तो कम से कम फीस थोड़ा कम करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोले तो जाहिर सी बात है जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उनको भी थोड़ा मतलब थोड़ा शक्ति मिलेगी और वो अपनी बात अच्छे से रख हम्म, पाएंगे। लेकिन जब पेरेंट्स एसोसिएशन को किसी भी इस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो स्कूल्स वगैरह हैं उनके हौसले बुलंद हैं और वो पेरेंट्स पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप फीस जमा करो। ठीक है, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपकी दबाव तो आपको आपके ऊपर चारों तरफ से ना, काम की भी समस्या, रोजगार की भी समस्या है, ऊपर से बच्चों को पढ़ाना है, ये भी सबसे बड़ी मजबूरी कह लीजिए, आज की डेट में तो मजबूरी है बच्चों को पढ़ाना। और ऊपर से जो मैं तो उनको शिक्षा माफिया कहूंगा, जो उनका दबाव है पेरेंट्स के ऊपर, ये बड़ा एक सवाल निशान देखिए लगाता है उस नीति के ऊपर, उस 34 साल बाद एक नीति के ऊपर। ठीक है। जी, देखिए अंशु जी, जी, आप कहिए, मेरी आपका एक दर्द बात हम कहनी है सुनेंगे। मुझे। हाँ जी, मुझे एक बात कहनी हम्म, है कि ठीक है फीस देने के लिए लोग मना नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट जो आपकी फीस होती थी सामान्य दिनों में उससे थोड़ा बहुत तो कम होना चाहिए, क्योंकि देखिए जब लोगों की आर्थिक जो हालात है, जो सोर्स थे वो कम हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ स्कूल्स वगैरह को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होने हम्म, की सख्त आवश्यकता है, जिससे कि वो आगे इस चीजें मतलब हम्म, मेंटेन रहें, चीजें बिगड़े ना। जी, जी अंशुल। मतलब एक एक ऐसा काम तो करते हैं, संबंध आपका बना रहे। ठीक है, गीता जी के दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उनका नाम नाम दिखाई दे रहा है। गीता जी जब दिखाई देंगी मैं उनसे भी सवाल करूंगा। लेकिन अनुज शुक्ला हमारे साथ, अनुज शुक्ला जी, 34 साल बाद एक सरकारी की एक शिक्षा की एक नीति आती है, सरकार एक नीति बनाती है, लेकिन कहीं भी वो जिक्र नहीं किया जाता कि हम जो 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 फर्स्ट स्टेप है वो है स्कूल, वो है स्कूल के अंदर मिलने वाली सुविधाएं। आपने शिक्षा नीति आपने बना दी, लेकिन उसके स्कूल और स्कूल के अंदर मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, खासकर सरकारी स्कूलों की, प्राइमरी प्रज्ञा। स्कूलों की, जो सरकार द्वारा नियंत्रित रहते स्कूल हैं उनकी, आपने उन पर कभी बात नहीं की, सरकार ने कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई। हमने देखा कि जब स्कूल टूटे हुए हैं, आपने दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल था, आपने कॉपी करके आप उसको दिखाना चाहते हैं कि हम भी तैयारी में लगे हुए, लेकिन क्रेडिट आप नहीं देना चाहते दिल्ली सरकार को। ठीक है, वो एक अलग राजनीतिक एक इश्यू हो गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 34 साल बाद आपने शिक्षा नीति में तो बदलाव किया, क्या आप एक पूरे सिनारियो को आप रिफॉर्म नहीं कर पाए? जो स्कूल के अंदर मिलने वाली सुविधाएं होती है, जहाँ बेंच नहीं है, आज भी बच्चे दरियों पे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे छत नहीं है, बरसात आती तो डर रहता है कि बच्चे के ऊपर आके ना गिर जाए, कई वाक्य हुए भी है।
तो आपको लगता है कि 34 साल बाद आपने शिक्षा नीति में बदलाव करके बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उससे पहले आपको एक नीति और बनानी चाहिए, ठीक है। स्कूल को हम दुरुस्त करेंगे, उनकी बिल्डिंग को मजबूत करेंगे, उसके अंदर मिलने वाली सुविधाओं को हम बच्चों को 100% देने की कोशिश करेंगे, उन सुविधाओं को जो मिलनी चाहिए बच्चों को। आपको नहीं लगता कैसा होना चाहिए था पहले? अनुज तक मेरी आवाज जा नहीं पाती, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा एक जो चीज निकल कर आती है, गीता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। गीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है अंशुल जी। गीता जी, आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर। आज 34 साल बाद एक नई शिक्षा। देखिए अंशुल, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो एजुकेशन है। अंशुल, आवाज मिल रही है मेरी? जी जी, आप बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए आप। हाँ बोलिए बोलिए अनुज, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? चलिए, शायद बहुत लेट जा रही है अनुज तक मेरी आवाज। अनुज तो हम दोबारा आएंगे, इनके पास आएंगे। गीता जी, गीता जी, आपको नहीं लगता कि स्कूल की जो इंफ्रा है उस पर भी एक बार विचार करना चाहिए था? आपने 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति लेके आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां वो उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता थी। बिल्कुल। मैं भी देख रही थी नई शिक्षा नीति में जो आ गई है हमारे, तो सरकार शिक्षा नीति लाए, नई शिक्षा नीति लाए, पुरानी शिक्षा नीतियों को दुरुस्त भी करे, ठीक है। अभी जो आज का जो मुद्दा आपने उठाया है, मैं कुछ बोलने से पहले जितने भी गुरु हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जितने भी गुरु हैं, चाहे वो कला गुरु हो या संगीत गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, सबको मेरा हार्दिक नमन है। उनकी तरफ से भी मैं बिल्कुल, मैं तो जहाँ पे हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में या सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, तो मुझे दोनों पक्ष देखना पड़ता है, क्योंकि कई वर्षों तक मैं एक प्राचार्य भी रही, एक शिक्षिका भी रही, पीजीटी ज्योग्राफी टीचर भी रही और पेरेंट भी हूँ। तो उसमें दोनों पक्ष को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार अगर चाहे तो इन दोनों की समस्याओं को सुलझा सकती है। क्योंकि अगर हम अभिभावक की तरफ से देखें तो वाकई मैं गिरीश जी को भी सुन रही थी कई मिनट से, वो उनकी एक भी बात को मैं नकार नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी सबके जो काम धंधे जो है जिस रफ्तार से पहले चल रही थी उस रफ्तार से तो अब कमाई नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमारी 20,000 थी तो वो कहीं ना कहीं कट कुट के 10,000 पे आ गई है, किसी की वो भी नहीं है। तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि अगर हाईकोर्ट ने भी कहा है और स्कूल भी कह रहे हैं कि वाकई अगर कोई पेरेंट जो है बहुत विकट परिस्थिति में है और देने के लिए वो वहां पे सक्षम नहीं है, तो वो अपने एविडेंस दे दे कि हाँ मैं देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। बड़े स्कूलों की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो बड़े स्कूलों को ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी बात हुई है कई बड़े स्कूल के टीचर से, कई ऐसे भी लोग टीचर से बात हुई है जो हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही स्कूल में है। तो जब मैंने पूछा कि क्या आपके सैलरी रुकी है या कुछ, बोले नहीं। पहले तो वो स्कूल के खिलाफ नहीं जाना चाहते। मैंने बोला स्कूल के खिलाफ तो हम भी नहीं है, जिस स्कूल में हमारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। और हाँ, लेकिन स्कूल जो आपने एक बात कही अंशुल जी, जो शिक्षा माफिया, तो कहीं ना कहीं ये स्कूल्स जो है वो उस ढर्रे पे तो है। आज ये लॉकडाउन में भी मैं बता रही हूँ कि बिहार के 18 स्कूलों को नोटिस भेजा हाई कोर्ट ने और उनसे जवाब भी मांगा, क्योंकि उन लोगों ने तो लॉकडाउन में भी 7% की वृद्धि कर दी है। तो इनका जो स्कूल का एक जो वृद्धि करने का जो चलन है, जिसपे कहीं गवर्नमेंट का कोई मतलब लगाम नहीं है कि हाँ भाई उसको किसी तरीके से रोका जाए,
या जो बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे आ रहे हैं, अगर एक दिन उनके ट्यूशन फी में कहीं ना कहीं लेट होता है तो फिर उसको बाहर कर दिया जाता है, ये स्कूल में आने की परमिशन है। इन सब चीजों के मैं एक टीचर रहते हुए, एक प्राचार्य रहते हुए भी इन चीजों के खिलाफ खड़ी। लेकिन अब बात आती है एक टीचर जी, कर रहा हूँ गीता, लेकिन अगर हम दूसरा पहलू देखते हैं जी जी, बोलिए बोलिए। स्कूल जब पूरे साल कमाई करते हैं, मोटी मोटी फीस लेते हैं, प्राइवेट स्कूल भी इसमें शामिल है, मोटी मोटी फीस लेते हैं बच्चों से, अदर जो खर्चे हैं वो भी देते हैं, और जब आप एडमिशन कराने जाते हो तब भी आपसे एनुअल चार्ज, ये चार्ज, वो ऐसे चार्ज मैं शायद मैं जानता भी नहीं, गिन भी नहीं सकता वैसे सारे चार्ज। इतने सब लेने के बावजूद क्या वो 3 महीना अपने जो 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 टीचर्स हैं, क्या उनको तनख्वाह नहीं दे सकते? क्या वो 50% तनख्वाह नहीं दे सकते उनको? क्या इतने में ही वो हिम्मत हार गए? नहीं दे सकते हैं ना, दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारे स्कूल देना ही नहीं। कुछ स्कूल जो हैं उन्होंने क्या किया है, क्या सरकार है, क्या उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इस चीज में? क्या उनको नहीं कहना चाहिए कि आप पूरे साल इतनी मोटी मोटी फीस लेते हो कि अब एक थोड़ा सा हिस्सा आप अपने जो टीचर्स हैं, आपकी फैकल्टी है, उस पर खर्च करें? अंशुल जी देखिए कौशिक जी, कहीं ना कहीं स्कूल वाले भी, जो स्कूल मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सहूलियत चाहता है, क्योंकि उसके पास पैसे तो हैं। जितने पैसे आपने जो शब्द बोला, तो ऐसा नहीं है कि स्कूल के पास पैसे नहीं, स्कूल चाहे तो दे। स्कूल क्या कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो टीचर थे उनके साथ 2-2, 3-3 साल से काम कर रहे हैं, उनको तो होल्ड पे रख दिया, उनको होल्ड पे रख के वो बच रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स से उनको पूरा पैसा चाहिए। तो ये तभी हमने बोला कि मैं यहाँ पे एज ए सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो मुझे दोनों पक्ष देखना है, अभिभावक का भी पक्ष देखना है और टीचर्स का भी। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अगर स्कूल इन्हें पैसे नहीं देता है टीचर्स को, तो इन दोनों के झगड़े में जो सबसे ज्यादा अगर कोई मार खा रहा है तो वो मार खा रहे हैं टीचर्स। स्कूल मैनेजमेंट कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें मार खा रहा है जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो जैसे माली है, ड्राइवर है, आपके सफाई कर्मचारी है, जो 20-20 साल से एक एक स्कूल को दिए हुए हैं। उनके लिए ये बहुत तकलीफ दे। उनको तो आप बोल दीजिए कि भाई, कई सारे स्कूल ऐसे भी किए हैं कि वो अब तो क्लास वाइज उनको पेमेंट कर रहे हैं। क्या ये बात जनता के बीच आई है? नहीं आई है। वो जितने पीरियड्स वो ले रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन वो बच्चों से तो वैसे पैसे नहीं ले रहे हैं कि हाँ जी आज आपका बच्चा 2 पीरियड पढ़ा, 2 पीरियड के ही पैसे दे दे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मतलब स्कूल मालिक जो है वो आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आपने बहुत अच्छे जिक्र किया। अनुज शुक्ला हमारे साथ है। अनुज, अगर बात की जाए जो जो नई नीति आई है, शिक्षा नीति निकलकर, इसमें ये भी कहा गया है कि कुल अभी तक जो एक पूरी जीडीपी का 4.43% खर्च किया जाता था, अब वो किया जाएगा 6% खर्च, 1.5% बढ़ा दिया गया है कुल जीडीपी का। आपको नहीं लगता कि शिक्षा नीति के आप जो एक रिफॉर्म की तैयारी कर रहे हो, ये आप एक अपर लेवल तक सीमित रह जाएगा? ये रिफॉर्म भी जो ग्राउंड लेवल पर है, जो आज भी बच्चे के पास फीस देने को पैसे नहीं होते ग्रामीण इलाकों में, उसके पास छत नहीं है स्कूल की, वहां पर अध्यापक नहीं है, आपको नहीं लगता कि ये जो 1.5% का आपने एक दोबारा से एक दे दिया, मुझे लगता है कि ये भी 20 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ वाली जो एक स्कीम आपने दे दी, 1.5% वाली जीडीपी आप खर्च करेंगे, आपको नहीं लगता कि ग्राउंड लेवल से अभी भी वो चीजें बहुत जुदा है? देखिए अंजुल, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जिस शिक्षा नीति की आप बात कर रहे हैं, जिस बजट की आप बात कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर बजट जो है वो हायर एजुकेशन पे, आईआईटीज पर, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पर, पीएचडी स्टूडेंट्स पर, स्कॉलर्स स्टूडेंट्स पर खर्च होता है। दूसरी बात हमें ये भी समझना होगा कि केंद्र का विषय नहीं है शिक्षा जो है, स्कूली स्तर की शिक्षा जो है वो राज्य का विषय है, और राज्य में भी हमें ये बात याद रखनी होगी कि अपने स्तर पे जरूर सरकार बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड कराने का दावा कर रही है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है सरकार का जो रेवेन्यू जनरेटेड नहीं है। ये वेलफेयर के लिए सरकार चलाती है, इसमें सिर्फ सरकार का खर्च होता है, आउटपुट बहुत ज्यादा है, इनपुट कुछ भी नहीं है। तो इसको देखते हुए दूसरी, जहां तक हम जिस टॉपिक पर आज बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि स्कूल फीस का जो मुद्दा है वो प्राइवेट स्कूल्स
से ही केवल जुड़ा हुआ है। सरकारी स्कूल में फीस मायने नहीं रखती है। जहां तक प्राइवेट स्कूल की बात है तो मौजूदा समय में सबसे ज्वलंत मुद्दा फीस का था। शिक्षा नीति में भले ही केंद्र अपने स्तर पर प्रयास करता, कुछ स्टेट, कम से कम जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, वो इन्हें जरूर फॉलो करते, मुझे ऐसा लगता है। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर कुछ सरकारों ने कदम उठाए हैं, जैसे दिल्ली का ही एग्जांपल लें, दिल्ली की सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, प्रभावी भी हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान उतने ज्यादा प्रभावी नहीं रह पाए जिससे पेरेंट्स को कुछ सहूलियत मिलती। लेकिन बाकी की जो स्टेट है वहां प्राइवेट स्कूल्स को लेकर बहुत ज्यादा कोई सॉलिड डिसीजन अभी तक सरकार नहीं ले पाई है। आपको याद होगा शुरुआत में सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार ने प्राइवेट जो तमाम कंपनीज है उनको लेकर, कि सरकार ने ये अपील भी की थी कि सब एम्प्लॉयज को टाइम पर सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन जब कुछ लोगों को सैलरी नहीं मिली, वो कोर्ट पहुंचे, तो कोर्ट में सरकार ने लिखित में एफिडेविट दिया कि हम बाध्य नहीं हैं किसी को ये कहने के लिए कि सैलरी देना जरूरी है। तो क्या सिर्फ मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए यह बयान दिया गया था? कमोबेश यही बात जो है वो स्कूल्स पर भी लागू होती है। आप दूसरा पहलू देखिए, जिस बात पर गीता जी जिक्र कर रही थी कि बच्चों से तो फीस ली जा रही है, लेकिन प्राइवेट टीचर्स जो हैं, जैसा मैंने आंकड़ा बताया था कि 18 करोड़ लोग देश में बेरोजगार हुए हैं, उसमें प्राइवेट टीचर्स भी हैं। प्राइवेट टीचर्स को या तो कॉस्ट कटिंग का शिकार हो गए हैं, या अगर बने हुए हैं तो 3-3, 4-4 महीने से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। और अगर सैलरी मिल भी रही है तो गीता जी ने अच्छा शेयर किया कि पर क्लासेस सैलरी मिल रही है। ये जरूर टीचर्स के लिए, जैसे हम कहते हैं कि ये समाज का निर्माण कर रहा है शिक्षक, उसके लिए ये बहुत दुखदाई है कि अगर जो सालों से जुड़ा हुआ टीचर्स है, आज उसे पर क्लास आप पेमेंट कर रहे हैं। कुछ स्कूलों की मजबूरी जरूर होती है, कुछ स्कूल जो नए खुले हुए हैं, जो छोटे स्तर पर चल रहे हैं, उनके पास जरूर बहुत बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि एक लंबा गैप हो गया है। इसी बीच में सरकार को मुझे लगता है कि ये करना चाहिए कि जो स्कूल कुछ अच्छे कदम उठा रहे हैं, तमाम स्कूल ऐसे हैं, वेस्ट बंगाल से लेके यूपी के भी कुछ स्कूल जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने 3 महीने की फीस पूरी तरह से माफ कर दी है, और अब जब एडमिशन सेशन स्टार्ट हो गया है तो एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है। अगर सरकार का नुमाइंदा, सरकार का मंत्रालय आगे बढ़कर अगर ऐसे लोगों को मोटिवेट करे तो निश्चित तौर पर और जो प्राइवेट स्कूल्स के जो मैनेजमेंट है उनके पास एक अच्छा मैसेज जाएगा। और कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, माफ करिए, कोई भी संस्था, कोई भी प्राइवेट स्कूल सरकार से ऊपर नहीं है। अगर सरकार चाबुक चलाना चाहे तो निश्चित तौर पर चला सकती है, लेकिन जो वर्ड आप बार बार यूज कर रहे हैं इस डिबेट में शुरुआत से, शिक्षा माफिया, वो निश्चित तौर पर एक शब्द पूरी कहानी बयां कर देता है। ठीक है ठीक है राघव, आप कुछ कहना चाह रहे हो? अंशुल जी, क्या सरकार के हाथ में है शिक्षा व्यवस्था ये जो चल रही है, फीस निकालना, फीस मैं कहता हूँ नोचना, क्योंकि आज की स्कूल में नोचना ही कहेंगे उसको, फीस नोची जा रही है, पैसा नोचा जा रहा है कि जैसे तैसे करके पेरेंट्स की जेब से पैसा निकालो, या तो ऑनलाइन क्लासेस के नाम का हो, या फिर नए एडमिशन, बुक्स, नया कैरिकुलम करके कुछ भी करके पैसा निकालने वाली नीति। क्या कोई सरकार के पास इतना माजदा है कि उस पर लगाम लगाई जा सके? प्राइवेट स्कूलों की लगाम आखिर है तो है किसके पास? अंशुल जी, लगाम सरकार का मतलब ही यही होता है कि हर चीज पे नियंत्रण रखे, देखभाल रखे, क्या सही है और क्या गलत है। आप ये देखिए, जितने प्राइवेट स्कूल में उसमें 90%, 95% मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, और जो कि इस सरकार ने इस महामारी में मिडिल क्लास के लिए कोई मैं कहता हूँ आश्वासन भी नहीं दिया कि मिडिल क्लास के लिए कुछ रिलीफ मिलेगा। आप फीस का भी प्रेशर देख लीजिए, काम का प्रेशर देख लीजिए, नौकरी का प्रेशर देख लीजिए, मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही है। बात करें स्कूलों की, आपको बता दूं कि ऑनलाइन स्कूलों के नाम पे भी बड़ा पंगा चल रहा है, स्कूलें लिए जा रहे हैं। आप ये देखिए, एक नॉर्मल फैमिली के लिए ऑनलाइन क्लास लेना कितना एक्सपेंसिव हो रहा है। उसके लिए या तो एक मोबाइल खरीदना पड़ेगा, या उसको एक नया लैपटॉप लेना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन लगाना, फीस से ज्यादा 3 महीने की इतनी फीस नहीं होगी, उससे ज्यादा एक्सपेंसिव उसको ऑनलाइन क्लास लेने के लिए करना पड़ रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण ये है, आंखों से तमाम बीमारियां लग रही हैं, बच्चों बीमारियां हो रही हैं, आंखों की दिक्कतें हो रही हैं, सर में पेन होना हो शुरू, बच्चों की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, सर भारी रहना शुरू हो गया है, मतलब मेडिकली बहुत ज्यादा बच्चों पर प्रेशर आ गया है। अच्छा, एजुकेशन के नाम पे स्तर गिर गया है। ऑनलाइन क्लासेस में वो
स्तर नहीं होता एजुकेशन का जो आमने सामने का टीचर और बच्चे का होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस सक्सेसफुल भी नहीं है आज के दौर में। अगर मैं बात कहूँ, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट बेसिकली यूज होता है, फ्रिक्वेंसी आपको पता है, रेडिएशन कितना हाई होता है मोबाइल्स का, इनका बच्चों का नेगेटिव असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई स्कूलों का मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स ने मना कर दिया है ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, कि जिससे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है, माइग्रेन की समस्या हो रही है बच्चों को। तो ये फीस ऐंठने का एक नया शगुफा निकाल लिया है। एक याद ये देखिए, जो बच्चा स्कूल में इतना अच्छा नहीं है, वो ऑनलाइन क्लास में अच्छा कैसे कर लेगा? क्या पॉसिबिलिटी है? टेस्ट का क्या प्रावधान? टेस्ट ले रहे हैं, अब टेस्ट का प्रेशर बच्चा कहाँ से क्या सीखे? किताबें जो है पहुंची नहीं है बच्चों तक, किताबें लेने का प्रेशर भी है और पढ़ने का प्रेशर भी है। विदाउट किताब कैसे पढ़े बच्चा? अगर एक क्लास ऑनलाइन मिस हो जाती है तो उसकी पेनल्टी, अगर बच्चे ने क्लास मिस कर दी तो उसका नाम काट दिया जाता है। गाजियाबाद में 2 स्कूल के नाम आए थे मेरे पास, जिन्होंने बच्चों के नाम ही काट दिए ऑनलाइन क्लास लेने से मना कर दिया। तो ये एक घेराबंदी सी हो रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है पब्लिक पर स्कूलों द्वारा, और सरकार मौन बैठी है। पता नहीं सरकार 3 महीने की फीस भी अगर सरकार नहीं करवा सकती तो मेरे ख्याल से माफिया के अंडर घुटने टेक दिए सरकार ने। ये तो सरकार की नाकामी का एक शिक्षा नीति क्या है? सरकारी स्कूलों में 80 बच्चे एक क्लास में होते हैं, 80 से 100 बच्चे, उनका रेशो देखिए आप एक टीचर के बिहाफ पे। और प्राइवेट स्कूलों में 30-40 बच्चों का नाम दिया जाता है कि 40 बच्चों का एक क्लास, और स्तर देखिए आप दोनों स्कूलों का। अगर सरकारी स्कूलों में रेशो कम कर दिया जाए, टीचरों की जनसंख्या बढ़ा दी जाए, तो मैं कहता हूँ प्राइवेट स्कूलों का तो नाम ही खराब हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। देखिए पीके राघव सर, आपने जो कहा कि स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है उसका अस्तित्व का, हम भी चाह रहे हैं कि ये देश से ही निजीकरण नाम का शब्द ही खत्म हो जाए, लेकिन ये निजीकरण का तो दौर चला हुआ है, हम कैसे खत्म कर सकते हैं इसको? दौर नहीं, हमारे और आपके मान के बैठी है सरकार निजीकरण करने के लिए। तो तब क्या सरकार को आज 2-4 स्कूल की वजह से हम इतना झेल रहे हैं? जिस दिन सारा देश निजीकरण, सारे देश का अगर निजीकरण हो जाएगा, बैंक, रेलवे, सबका, हालांकि ये मुद्दा नहीं है लेकिन इस शब्द से ये बात सामने आई है। तो अभी हमारा मेन जो बैठने का यहाँ पे कारण जो है वो है कि अभिभावक जो हम भी हैं, आप भी हैं, दूसरा वो टीचर जो जिसके पास से हमारा बच्चा सीख रहा है। यहाँ पे इन स्कूल माफिया, जो शिक्षा माफिया जो है, और एक जो हमारे जैसे जो पेरेंट्स जो अर्थव्यवस्था की वजह से बिल्कुल लाचार हैं। हम ऐसा नहीं है कि कोई अभिभावक देना नहीं चाहता, यही अभिभावक कल बहुत मतलब अपनी जिम्मेवारी समझ के टाइम से देते थे, उनको भी लगता था कि कोई टीचर और कोई स्कूल मैनेजमेंट उसे टोके नहीं। लेकिन आज हम भी लाचार हैं, उधर टीचर भी लाचार है। तो यहाँ पे बीच का रास्ता यही निकलता है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, या तो सरकार उन टीचरों को कहीं ना कहीं से सब्सिडीज की व्यवस्था करे, ताकि वो जो जिनको हम रोज बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो वो गुरु को नमन करे और वो गुरु हमारे जिंदा रहे, जीवित रहे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे टीचर जो उसी पैसे से घर का किराया दे रहे हैं, घर चला रहे हैं, उनके भी बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं रोड पे आ जाए। लेकिन जिस तरीके से ये स्कूल वाले जो बात कर रहे हैं, तो इससे तो यही लगता है सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कह दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक तरफा न्याय, हाई कोर्ट का एक तरफा है कि आपको फी देना ही देना है। क्यों भाई? आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप आगे आके इस समस्या का समाधान कीजिए? हर राज्य अपने अपने स्कूल के जो भी रजिस्टर्ड स्कूल है, जितने रजिस्टर्ड स्कूल है उसको देखें आप। गीता जी सुनिए, टाइम देखिए आप, ठीक है हम समझ रहे हैं, आप चाहते हैं जो अभिभावक है इनको भी अर्थव्यवस्था वॉरियर का नाम दे दिया था। अब यही एक चारा बचा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी खुश करना है और सरकार को, स्कूल मालिकों को भी खुश करना है। तो बड़ी ये अव्यवस्थित हो चुकी है, ये पूरा सिनारियो हो चुका है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। पीके राघव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गिरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। लेकिन समस्या का हल ढूंढने से ही निकलेगा। देश के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। और कहीं ना कहीं इस समस्या का जो सॉल्यूशन है वो सरकारों के पास
निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि सरकार तो खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भरोसे बैठी हुई है कि वो कुछ वहां से डिसीजन दे तो हम अपना बचाव करके एक इम्प्लीमेंट करते हैं उन आदेशों को, उस जो कंडीशन तैयार की गई है, जो वो चाहती है सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करवाना चाह रही है। ठीक है, जैसा भी है, अविवाद फिलहाल पिस रहा है। स्कूल जो माफिया है, हम जो बात कर रहे हैं, वो उसके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि इसलिए हौसले बुलंद है क्योंकि सरकार उनके साथ खड़ी है। फिलहाल इतना ही, कल फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।